रानी थी। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वो या तो सिर्फ चुड़ैल की कहानी सुनती थी या सिर्फ परी की। एक दिन की बात है, वो अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगी। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में ना जो चुड़ैल और परी थी ना, उसकी कहानी सुनाना। रानी, तुमको उसके बारे में कैसे पता? माँ, मेरी सहेली है ना, उसने मुझे बताया। मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसीलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। ऐसे कैसे दोनों एक साथ आ सकती हैं माँ? वो दोनों तो अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती ना, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो ना। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं नहीं रानी बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ आ गई तो कभी वापस नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वो आ गई तो वापस भी तो जाना होगा ना माँ उनको। रानी, मैंने एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ आया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांटकर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने तो मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी सुनाई ही नहीं। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि अगर उनकी कहानी कोई भी सुनता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती है। हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है ना? नहीं नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े और मैं जो मांगू वो। तुम सच कह रही हो? हाँ रानी। फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? हाँ रानी, चलो मैं अब तुमको वो कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास ही नहीं जाती। लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास ही जाती थी। चुड़ैल को रानी की इस बात पर बहुत दुख होता था। चुड़ैल रानी को प्यार करती है, लेकिन वो उसके पास ही नहीं आती। एक दिन चुड़ैल रानी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आती। मुझे आपसे डर लगता है। चुड़ैल ने रानी से कुछ नहीं बोला। परी भी रानी को समझाने की कोशिश करती है, परी, चुड़ैल बहुत अच्छी है, तुम उसके पास जाया करो। लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी उसके पास नहीं होती, लेकिन चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझा देती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों ही रानी और मुनिया के पास आते और कहते हैं, बेटा, अब ज्यादा समय तक हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छे हो। रानी की बात सुनकर चुड़ैल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। रानी से परी ने कहा, इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन सबको परी और चुड़ैल के बारे में बताती है, तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
जब तक कि आपको सच्चाई का पता ना हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे। नानी थी। चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत संपन्न नहीं था। परिवार में पति, पत्नी और उनका एक बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन, अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। फिर क्या करें, कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं। अब क्या करें? आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। हाँ, ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ भी नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। ये पंखा। अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसीलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे और मन लगा के पढ़ाई करना है, जिससे अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूं। मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। हाँ, था तो महंगा, लेकिन हमें ये सस्ते में मिल गया। वो कैसे? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था, तो मैंने देखा और खरीद लाया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। हाँ। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है, तो शाम को वो खेलकर घर आता है। तभी, अरे सोहन, ये चोट कैसे लगी? अरे मम्मी, थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया था तो ये लग गई चोट छोटी सी। रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, सोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी चौंक जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें बताते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है। मम्मी, ये किसकी आवाज थी? बेटा, शायद बाहर से ये आवाज आई। तुम सो जाओ, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगले दिन, आप आज गए नहीं काम पर? हाँ, आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात तो नींद पूरी नहीं हुई। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं। सुनो, उनको कोई आवाज आई क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती है, वो देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं, डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद बाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना। हवा आ रही है ना। और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं और सोहन को भी स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। चलिए,
मैं एक बार आपके घर देख कर आता हूँ। पंडित जी सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और क्या हुआ पंडित जी? ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, यही रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों? कई साल पहले यह इसका घर हुआ करता था और इसके पति ने पंखे की हवा ना आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इसी पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसको मुक्ति नहीं मिल सकती? 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी। अब चिंता ना करें, यह आपको नुकसान नहीं देगी। पंडित जी चले जाते हैं और सोहन, मम्मी और पापा घर के अंदर। तुम लोग घबराओ और डरो मत, मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। शिक्षा, कभी कभी सस्ती चीजों या फ्री की चीजों के कारण बहुत कुछ गलत भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ चुड़ैल अच्छी थी तो सोहन का परिवार सुरक्षित रहा। नानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा। एक बड़ी झील के किनारे मछुआरों का एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग अपने घर का गुजारा मछलियां पकड़ कर ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उन झीलों से मछलियां कम होती जा रही थी। उसी गांव में सलीम नाम का एक आलसी मछुआरा रहा करता था। अरे सलीम भाई, क्या हुआ? सो क्यों रहे हो? अरे भाई, 5 बार जाल डाल चुका हूँ, कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारी तरह बेकार की मेहनत कौन करे? हाँ भाई, हमको तो आदत है, परिवार भी तो चलाना है। क्या पता कोई अलादीन का चिराग ही हाथ लग जाए। तुम करो बेकार की मेहनत, मैं तो घर चला। और ये बोलकर वो अपना जाल उठाकर घर की तरफ चल देता है। क्या हुआ? आज खाना बहुत कम बनाया है। पिछले 1 महीने से आपका काम ठीक नहीं चल रहा, आगे पता नहीं और कितने दिन तक यही हाल रहेगा। और हाँ, सलमा बता रही थी कि आप झील के किनारे जाकर सो जाते हो। अरे सलमा को बोलना मुझे मत सिखाए, अपने घर की तरफ ध्यान दिया करे। आपको तो अगर अल्लादीन का चिराग भी मिल जाए तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता, इतने आलसी हो आप। हाँ। सलीम को सोते वक्त अचानक अलादीन के चिराग वाली बात याद आती है और अगले दिन वो अपने परिवार से कहता है, मैं किसी और झील की तलाश से बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिन लग जाएं। ये कहकर वो अल्लादीन के चिराग के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसको एक झील नजर आती है। क्यों ना यहाँ पर जाल बिछाकर देखा जाए। वो हमेशा की तरह 5 बार जाल फेंकता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। अपनी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो जाल निकालता है, अचानक उस जाल में उसको एक बोतल नजर आती है। उस बोतल को जैसे ही वो खोलता है, अचानक उस बोतल में से एक जिन निकलता है। हाँ, मुझे पता था। ओए जिन, अब बाहर आकर मुझ पर सोने की बारिश कर और कर दे मुझे माला माल। अरे ओ पागल इंसान, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तो इस बोतल में बंद था और मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं सबसे पहले उसी की जान लूंगा। अरे भाई जिन, मुझे मत मारो। जिन भाई, मुझे अपने घर जाने दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। चल ठीक है, तेरी जान एक शर्त पर बख्श दूंगा। अगर इसी झील से तू मुझे 1000 मछलियां पकड़कर खिला दे तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर सलीम कई बार जाल फेंकता है,
और शाम तक वो 1000 मछलियाँ पकड़ लेता है। अरे जिन, ये ले मछलियाँ, अब मेरी जान बख्श दे। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। ए आलसी इंसान, जा अब इन्हें बेच और अपने परिवार का गुजारा कर। ये मछलियाँ तेरी मेहनत की है, मैं तो तुझे मेहनत सिखाना चाहता था। ये सब सुनकर सलीम की आंखें भर आती हैं। जिन उसे दोनों हाथ आगे करने को कहता है और उसके हाथों को सोने के सिक्कों से भर देता है। ऐ जिन, मैं अपने परिवार को जादू से नहीं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाऊंगा। ये कहकर वो इन सिक्कों को लौटा देता है। बहुत खूब, अब मुझे इस बोतल में बंद कर दो और फेंक दो इसी पानी में। देखते हैं आगे कौन मिलेगा। वो जिन को उसी बोतल में बंद करता है और पानी में फेंक देता है और खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अलादीन का चिराग छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कि कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई भी परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी का सामना नहीं कर पाता। एक दिन वहाँ एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यही हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और लोगों के पैर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है
और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है और उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वो लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला था वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बचाओ, बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती हूँ। जो होना था वो हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर से तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो इच्छाधारी नागिन के साथ साथ सारे गांव वालों से माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। नानी थी। नानी थी। क्या किसी ने सोचा है कि जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं? शायद हाँ, या शायद नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग ही समझते हैं। इनके प्यार में ना तो कोई शर्त होती है और ना ही कोई लालच। एक जानवर का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक डॉग की, जो रात भर अपने मालिक को सोते हुए देखा करता था। जब मुझे इस बात का कारण पता चला तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी ने डॉग शेल्टर से एक डॉग अडॉप्ट किया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने घर में एक डॉग की जरूरत थी और वो डॉग्स को बहुत प्यार करता था। जब वो ये डॉग अडॉप्ट कर रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि ये डॉग इतना एक्सप्रेसिव और इमोशनल होगा। जैसे ही वो घर में उस डॉग को लेकर आता है, डॉग नया घर देखकर बहुत खुश होता है। कुछ ही मिनट्स में डॉग घर के सभी मेंबर्स के साथ घुल मिल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे मानो उसका सपना साकार हो गया हो। उसके रहने के लिए उसके मालिक ने अपने बेडरूम के पास जगह दी थी और उसने उस जगह पर एक ग्रिल लगाई थी ताकि उसका डॉग बेडरूम में ना आ जाए। वो बहुत इंटेलिजेंट डॉग था। सुबह न्यूज़पेपर लाने से लेकर दादी को सैर करवाने तक वो हर किसी चीज का ध्यान रखता था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक रात अचानक उसके मालिक ने उसकी एक अजीब सी आदत नोटिस की। जब रात में उसका मालिक पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका डॉग उस ग्रिल पर अपने आगे के 2 पैर रखकर खड़ा है और उसको देख रहा है। उसे लगा कि वो ये देख रहा होगा कि मैं क्यों उठाऊं। यही सोचकर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी इस आदत को उस आदमी ने नोटिस करना शुरू कर दिया। वो डॉग अपने मालिक को पूरी रात देखता रहता था। वो जब भी रात को उठकर छुपकर अपने डॉग को देखता, उसका डॉग उसे देख रहा होता था। ये आदत उसको बड़ी अजीब लगी, क्योंकि किसी सोते हुए आदमी को उसके डॉग का पूरी रात देखना एक अजीब आदत थी। उस आदमी ने बहुत सोचा, फिर उसको लगा कि शायद ये कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए उसने अपने डॉग के लिए एक नया बेड बनवाया
और उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। मगर वो डॉग हर बार की तरह अपने मालिक को पूरी पूरी रात देखा करता। फिर ये बात उसने डॉक्टर को बताई और चेकअप के लिए जानवरों के डॉक्टर को विजिट किया। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका डॉग एकदम ठीक है। ये सुनकर वो आदमी और परेशान हो गया। काफी सोचने के बाद उस आदमी ने वहीं पर जाना ठीक समझा जहां से उसने उस डॉग को अडॉप्ट किया था। जब उस आदमी ने उस जगह पर जाकर अपने डॉग की रात भर जागकर उसे देखने की आदत के बारे में बताया, तो ये सुनकर वहां काम करने वालों ने जो बोला वो सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली उन्होंने बताया कि इसके पुराने मालिक ने इसको रात में घर से शिफ्ट करके एनिमल शेल्टर में ले आया था। उस वक्त ये डॉग सो रहा था। उसके मालिक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने सोचा कि वो ज्यादा देर तक इस डॉग की केयर नहीं कर पाएगा। जब सुबह डॉग सोकर उठा तो उसको पता चला कि उसके मालिक ने उसको घर से निकाल दिया है। इसलिए जब वो अपने नए मालिक के पास गया तो वो उस डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि शायद उसका नया मालिक भी उसको रात में सोते वक्त कहीं घर से बाहर ना निकाल दे। और यही कारण है कि वो रात भर अपने मालिक को सोते हुए देखता रहता है। ये सब सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा अपने घर गया और उस डॉग को गले लगाकर रो पड़ा। उसके बाद उसने वो ग्रिल को हटा दिया ताकि डॉग उसके बेडरूम में कहीं भी आ जा सके। उसका बेड अपने बेड के पास लगाया ताकि उसका वो डर दूर हो जाए। धीरे धीरे वो डॉग रात में सोने लगा। उसको अपने नए मालिक पर विश्वास हो गया था। तो बच्चों, हम सबको जानवरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। शायद ये बोलकर नहीं बता पाते, लेकिन फील इन्हें भी होता है। ये भी हर्ट होते हैं, ये भी खुश होते हैं, बल्कि इनमें हमसे ज्यादा फीलिंग्स होती हैं। डॉग्स हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे आप जब मन भर जाए तो घर से बाहर निकाल दे। याद रखिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। जादुई पेड़। कई साल पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक गांव में अक्सर बहुत भीड़ रहती थी। लोग बहुत दूर दूर से उस गांव में आया करते थे। सुना है जो भी इस पेड़ के नीचे अपना दुख बताता है, ये पेड़ उसकी झोली सोने से भर देता है। वणी साईं, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। कुछ नई बात बताओ। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर पैसे ले जाए, इस पेड़ को क्या पता चलेगा? अरे लेकिन ये भी बहुत रोचक किस्सा है। वणी साईं, तो सुनो, तुम जैसे लोगों के लिए ये किस्सा। नानी थी। कई साल पहले दो भाई हुआ करते थे, राम और श्याम। अचानक उनके माता पिता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के बताने पर इलाज में काफी खर्च होना था, तो दोनों भाई काम की तलाश में शहर की ओर जाने का फैसला करते हैं। काफी देर चलने के बाद दोनों एक पेड़ की छांव में बैठने का सोचते हैं। भाई, थोड़ा आराम कर लें। हाँ भाई, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राम रोने लग जाता है और श्याम के पूछने पर बोलता है, भाई, कभी न सोचा था कि पैसों की तंगी इतनी बढ़ जाएगी। अब माँ की परेशानी देख ही नहीं जाती। फिकर मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलते ही एक आवाज आती है, फिकर मत करो, फिकर मत करो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे पास आकर अपनी चिंता बताता है, मैं उसकी परेशानी को खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा भला हो पेड़ देवता, लेकिन हमारी मुश्किल को कैसे दूर करोगे? अपने थैले में देखो। जैसे ही राम अपने थैले में देखता है, उसका थैला सोने के सिक्कों से भरा होता है। राम वहां से सीधा अपने घर जाता है और सोने के सिक्के अपने माता पिता के पैरों पर रख देता है। सोने के सिक्के बेचकर वो अपने माँ का इलाज कराता है।
लेकिन शाम को अमीर बन जाने की चिंता सताए जाती है। वो पूरी पूरी रात जागकर अमीर बन जाने के सपने देखता है। एक दिन वो उस पेड़ के पास जाता है। बुरा हो मेरे उस भाई का जिसने सोने के सिक्कों का लालच किया। अब माँ की तबीयत और बिगड़ रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इस बार बहुत पैसे लगेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो वही हो ना जिसको मैंने सोने के सिक्के दिए थे। हाँ पेड़ देवता, लेकिन वो मेरा भाई सारा सोना लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर से माँ का बहुत बुरा हाल है। एक काम करो, उस नदी में 2 डुबकी लगा कर आओ और नीचे गिरे हुए ये अंजीर उठा के खा लो। ठीक है पेड़ देवता, जैसा तुम कहो। शाम ठीक वैसा ही करता है और जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाकर आता है, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। फिर वो सोचता है, चलो कोई बात नहीं, अंजीर खाकर देखता हूँ। अंजीर खाते ही उसका शरीर एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। अरे पेड़ देवता, ये क्या किया? अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? ये क्या कर दिया तुमने पेड़ देवता? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी और तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया। लालच का यही अंजाम होता है। कृपया करके मुझे ठीक कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, ना ही सोचूंगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी कहानी उन सभी लालची लोगों के लिए होगी जो ऐसा करने का सोचेंगे। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ। क्या हुआ? पेड़ देवता के पास नहीं जाना? नहीं, फिर कभी। अभी एक जरूरी काम याद आ गया है। जैसा कि आपने हमारी पिछली कहानी में देखा कि कैसे एक लालची आदमी बिना किसी मुसीबत के जादुई पेड़ से सोने के सिक्के लेने पहुंचा और रास्ते में एक राहगीर से जादुई पेड़ का सच जानकर वहां से भाग गया। अब आगे। अगर मैं इस जादुई पेड़ को किसी बहाने से काट कर ले जाऊं और ये कहूं कि मैं तुझे तब जड़ से लगा दूंगा जब तू मुझे सोने के सिक्के देगा, तो बेचारे को करना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने उस गांव के सरपंच से बात की और उसको भी अपने जाल में फंसा लिया। ठीक है, मैं गांव के लोगों को मना लूंगा, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन सरपंच ने गांव में पंचायत को बुलाया और कहा, ये जो मेरे साथ साहब खड़े हैं, इन्होंने बताया है कि ये जो जादुई पेड़ है ये एक भूत है। जब यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा तब ये भूत हम सबको मार देगा, इसलिए ये इसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। गांव के लोगों को उस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस पेड़ ने बहुत सारा दिया है। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते और सब लोग वहां से चले गए। उस रात सरपंच और उस लालची आदमी ने एक बाल्टी में नकली खून बनाया और हर एक घर के बाहर जाकर अपने हाथों से निशान बना दिए और एक द्वार पर लिख दिया कि जो बचना चाहता है ये गांव छोड़कर चला जाए। ये सब देखकर गांव वाले डर गए। उनको सरपंच की बात पर विश्वास होने लगा और उन्होंने जादुई पेड़ को ले जाने की मंजूरी दे दी। सरपंच और उस लालची आदमी ने उस दिन जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। वो आदमी और सरपंच उस पेड़ को एक सुनसान जगह ले गए। जादुई पेड़, निकाल दी ना तेरी सारी अकड़। अगर तू अब जीना चाहता है तो मुझसे बात कर अभी। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। बिना जरूरत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब 10 दिन तक चलता रहा। वो आदमी जादुई पेड़ से सिक्के मांगता और जादुई पेड़ मना कर देता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जादुई पेड़ मरने के बहुत करीब आ गया था। एक दिन जब सरपंच और वो आदमी पेड़ के पास गए
तो पेड़ मानो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पेड़ बोला, तुमने मुझे आज अपने लालच के लिए मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से हर दिन इस गांव का एक पेड़ मर जाएगा और इस गांव में रहना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ये कहकर पेड़ ने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब ठीक ऐसा ही हुआ। हर रोज एक पेड़ सूखना शुरू हो गया और देखते ही देखते उस गांव में एक भी पेड़ नहीं बचा। वो गांव मानो रेगिस्तान सा बन गया। धीरे धीरे लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूर चले गए। ये सब देखकर गांव के सरपंच को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो जादुई पेड़ ने आखिरी सांस ली थी। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, मैं चंद सिक्कों के लिए उस इंसान के बहकावे में आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा और ये गांव फिर से बसेगा। सरपंच ने उस पेड़ को उस मिट्टी में लगाया और उस पर रोज पानी डालने लगा। काफी हफ्तों दिन मेहनत करने के बाद उस पेड़ में छोटे छोटे हरे हरे पत्ते आने लगे और कुछ ही दिन बाद वही पेड़ जीवित हो गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम फिर से जिंदा हो गए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर आज मुझे ये सजा ना मिलती तो शायद मैं पेड़ों की जरूरत को कभी नहीं समझ पाता। सरपंच की इस कोशिश से वो गांव फिर से फलने फूलने लगा और धीरे धीरे वो पहले की तरह हरा भरा हो गया और जादुई पेड़ को फिर से उसकी पुरानी जगह पर लगा दिया गया। कुछ दिन बाद वही लालची आदमी उस गांव में सरपंच के पास आया। सरपंच उसको देखकर काफी गुस्सा हुआ और बोला, बेवकूफ, तुम भूल गए कि अगर हम सबको इस दुनिया में स्वस्थ रहना है तो इन पेड़ों की हम सबको बहुत जरूरत है। लेकिन तुम लालची लोगों की वजह से आज पेड़ कम होते जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए सरपंच ने उसे पुलिस में पकड़वाने का बोला। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। मैं आज से कसम खाता हूँ कि हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। ये सुनकर सरपंच ने उसे भूल सुधारने का मौका दिया। तो देखा आपने, हम सभी के लिए हर एक पेड़ जादुई पेड़ है। ये हमको साफ हवा देता है। तो जो भी इस कहानी को देख रहा है, देखने के बाद एक पौधा जरूर लगाए और अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। गुन्नू की चिड़िया और स्नेक। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम था गुन्नू। एक दिन उसने अपने घर के गार्डन में एक चिड़िया को गिरे हुए देखा। जब वो उसके पास गई तो वो चिड़िया बोली, गर्मी बहुत है दीदी, प्यास के मारे चक्कर आ गया, थोड़ा पानी मिलेगा? ये सुनकर गुन्नू ने उस चिड़िया को पानी पिलाया और बोला, तुम मेरे घर के गार्डन में अपना घर बना लो, मैं तुम्हारा रोज ध्यान रखूंगी। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई और उसने अपना घोंसला गुन्नू के गार्डन में ही शिफ्ट कर दिया। गुन्नू रोज उस चिड़िया को खाना और पीने के लिए पानी देती। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने 4 अंडे दिए। ये देखकर गुन्नू बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया को बोला, अब यहाँ पर और चिड़िया आ जाएंगी, वाओ! ये बात उसने अपने दादाजी को बताई। गुन्नू की बात सुनकर दादाजी ने उस पेड़ के आसपास बहुत सारे फूल लगवा दिए ताकि नए बच्चे जब आए तो रंग बिरंगे फूल देखकर खुश हो जाएं। अगले दिन जब गुन्नू स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया रो रही है।
जैसे ही गुन्नू चिड़िया के पास गई तो देखा कि घोंसला खाली था और अंडे गायब थे। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीछे से एक सांप आया था, वो मेरे सारे अंडे खा गया। ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गई और दादाजी को सारी बात बताई। उस रात गुन्नू को नींद नहीं आई, ना उस बेचारी चिड़िया को। नेक्स्ट डे गुन्नू जब स्कूल जा रही थी तो उसके दादाजी ने घोंसले की ओर इशारा करते हुए बोला, गुन्नू बेटा, जाकर घोंसले में देखो। जैसे ही गुन्नू ने घोंसला देखा, वहां पर कुछ अंडे पड़े हुए थे और नीचे एक फ्लावर पॉट हैंग किया हुआ था, लेकिन चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। दादाजी ने बोला, अब बेफिक्र होकर स्कूल जाओ और पढ़ाई मन लगाकर करना। जब गुन्नू वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया खुश थी और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हुए थे, जिन्होंने वो फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ था जिसमें एक सांप नजर आ रहा था। चिड़िया ने बोला, दीदी, दादाजी ने वहां पर नकली अंडे रखे थे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक था। जैसे ही वो सांप आया, उसके अंडे खाते ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो नीचे रखे हुए फ्लावर पॉट में गिर गया और बस दादाजी ने सांप को भगा दिया। ये सब सुनकर गुन्नू खुश हो गई। कुछ दिन बाद चिड़िया ने और अंडे दिए और जल्दी ही उनमें छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे आ गए। गुन्नू और चिड़िया रोज उनको खाना खिलाती और इस तरह गुन्नू और चिड़िया दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम। नानी थी। जादुई बोने। बहुत समय की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। बोनों ने जब ध्यान से सुना तो वो आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। बोनों ने उस झोपड़ी के अंदर झांक के देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते धोते रो रही थी और पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, जो तुमने आगे से होमवर्क करने की बात कही, घर पर बैठो और सारा काम करो। जल्दी ही मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। ये कहती हुई वो घर से बाहर चली गई। ये सब देखकर चारों बोनों ने सोचा कि शायद इस बच्ची को हमारी जरूरत है। चारों बोनों ने ठान लिया कि अब वो इस बच्ची की मदद करेंगे। उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और अंदर जाकर किचन में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी, वो भाग के किचन में गई। बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत होता है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है, वो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे क्या सजा देगी। ये सुनकर वो बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर किसी ने मुझे अपने घर से मार कर भगाया है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर उस लड़की ने बताया, मेरा नाम शाइनी है। मेरी मम्मी नहीं है। ये जो औरत है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा अक्सर काम से बाहर रहते हैं, इसलिए मेरी माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास नहीं करते। ये सुनकर बिल्ली वहां से चली गई और शाइनी वापस जाने लगी कपड़े धोने के लिए। जैसे ही वो कपड़े धोने रूम में आई, उसने देखा सारे कपड़े धुल चुके थे। रूम एकदम साफ था। ये देखकर शाइनी बहुत खुश हुई और उसने बचे हुए वक्त में पूरे घर की सफाई कर डाली। जब शाइनी की माँ वापस आई तो घर का बदला रूप देखकर उसे शक हुआ कि इतना काम ये अकेले तो नहीं कर सकती।
किसी ने जरूर इसकी मदद की है। ये जानने के लिए उसकी माँ ने अगले दिन फिर से बहुत सारा काम बिना वजह इकट्ठा किया और बोली, मैं काम से बाहर जा रही हूँ और अगर ये पूरा काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर शाइनी डर गई और जल्दी में सब कुछ करने की कोशिश करने लगी कि अचानक उसके हाथ से एक कांच का बर्तन फिसलकर टूट गया। ये देखकर शाइनी डर गई। उसे लगा कि आज खाना नहीं मिलेगा और बहुत मार पड़ेगी। इतने में वही बिल्ली शाइनी के पास आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपनी तकलीफों के बारे में ना सोचते हुए बिल्ली को दूध दे दिया। ये सब उसकी सौतेली माँ छुपकर देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो दूध डाल रही है, कुछ बोने पीछे से सारा काम कर रहे हैं। वो सोचती है क्यों ना मैं इनको पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता और घर पूरा साफ होता है। ये देखकर वो गुस्से में आकर शाइनी की पिटाई करने लगती है। बता कहाँ है जादुई बोने, जल्दी बता मुझे। वो जादुई बोने मुझे देखकर भाग गए। जरूर तू जानती होगी वो कहाँ है, जल्दी बता वरना आज तेरी खैर नहीं। मुझे नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो बस बिल्ली को दूध पिलाया था। मैं सच बोल रही हूँ माँ। लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो पिटाई करती रहती है। उसी वक्त शाइनी के पापा घर पहुंच जाते हैं और ये सब देखकर वो उसकी माँ से बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बताया। आज के बाद तुम इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाओगी, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसके बाद शाइनी की माँ ने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया। शाइनी ने मन लगाकर पढ़ाई करी और आगे चलकर वो एक डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वो किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती थी। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसके अभी आंखें भी नहीं खुली थी। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी ही नहीं होती। वो उसके लिए बाजार से बहुत सारी टोकरियां देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद ही नहीं आती। वो मायूस हो जाती है और घर वापस आ जाती है। तभी उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। ये कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के पंडित जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, पंडित जी, क्या ये टोकरी मैं ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी लेकर घर आ जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में रखती है, वो इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टोकरी के बाहर आता है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालकर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है
और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार कर लेती है। और जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन साक्षी का पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और बाकी जानवरों से बात करते हुए देख लेता है। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वो जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वो बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भागकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? तुम सब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है कि ये कहाँ से आए। वो उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों की चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। मुनिया अभी सिर्फ 10 साल की ही थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उसमें ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। लेकिन घर जाते ही चाची उससे बहुत काम कराती है और कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत ही दुखी थी और अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। मुनिया अक्सर रोया करती थी, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारों को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से मुनिया की माँ बात कर रही थी। और अचानक वो सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ, आप? हाँ बेटा, मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, हम कहीं नहीं गए, हम यही हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वहाँ से आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्दी से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं और मुनिया से पूछते हैं, मुनिया बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं और उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है और मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मुनिया के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लाकर उनकी आग को बुझा देती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया से कहती है, मुझे माफ कर दो मुनिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, और मुनिया को अपने गले से लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि ये सब सितारे ने किया। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ, अभी सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छा है। चाची मुनिया से बहुत प्यार करती है और अब मुनिया अच्छे से रह रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे मुनिया की चाची करती है ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। और अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नानी थी, नानी थी। जादुई मकड़ी का जाल। राहुल और सोनू एक जगह घूमने जाते हैं और वो जगह खंडर जैसी लगती है। दोनों को वहां बहुत मजा आता है। सोनू और राहुल हर चीज को देखते हैं। उन्हें वहां अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे तरह तरह के पत्थर और कई सारी चीजें। राहुल, यहाँ कितनी अजीब सी चीजें हैं और सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। हाँ यार, सोनू तेरे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लग रही है। पानी तो नहीं है। सोनू ये कहकर वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में राहुल को पानी की बोतल दिखाई देती है। सोनू भी ना मजाक करना नहीं छोड़ेगा। और राहुल उस पानी की बोतल से पानी उठाकर पी लेता है। थोड़ी देर बाद सोनू को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। राहुल देख, ये क्या है? हाँ यार, चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं और दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। राहुल, इतना बड़ा मकड़ी का जाल। हाँ यार, इतना बड़ा मकड़ी का जाल मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं इसके बारे में कभी सुना। मैंने भी इतना बड़ा मकड़ी का जाल पहली बार देखा है। दोनों उस मकड़ी के जाल को अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन दोनों की उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इतने में सोनू कहता है, यार राहुल, बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है खाना खाने के बाद सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिल जाए। इतना कहते ही बहुत सारा खाना दोनों के सामने आ जाता है और सोनू के लिए शाही बिस्तर भी आ जाता है। सोनू, ये क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? अब अचानक से मकड़ी के जाल में से आवाज आती है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं मकड़ी का जाल हूँ जो बहुत समय से यहाँ हूँ। लेकिन आप हमारी विश क्यों पूरा करना चाहते हो? मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। आप हमारी सारी विश पूरी कर सकते हो? हाँ। सोनू और राहुल मकड़ी के जाल से कई सारी चीजें मांगते हैं, जैसे कपड़े, खाना, जूते और भी कई सारी चीजें। अब दोनों का जाने का समय हो जाता है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए।
मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आपका स्वागत है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। राहुल कहता है, मुझे तो यहाँ से जाने का ना मन ही नहीं हो रहा। लेकिन वापस तो जाना पड़ेगा ना, हम यहाँ हमेशा के लिए थोड़े रह सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर से एक दिन अकेले जाता है। मुझे कुछ चाहिए है आपसे। हाँ राहुल, मांगो, क्या मांगना है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे सोनू से आगे बढ़ना है। पैसा तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन सोनू तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ। सोनू मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वैसे तो ये गलत है, फिर भी मैं सबकी विश पूरी करता हूँ, तो तुम्हारी ये विश भी पूरी करूँगा। आप बस मेरी विश पूरी कर दो। मकड़ी का जाल राहुल की विश पूरी कर देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू वहाँ आता है और कहता है, कैसे हो मकड़ी के जाल? मैं ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? मैं अपने दोस्त राहुल के लिए विश मांगने आया हूँ। मांगो। मेरे दोस्त राहुल को आप सारी खुशियाँ दे देना, जो भी वो चाहता है। सोनू, बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने दोस्त के लिए इतना सोचा और उसको तुम इतना प्यार करते हो। मैं तुमको ये छोटा सा मकड़ी का जाल देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनू खुश हो जाता है और मकड़ी के जाल को धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। आप जब किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। लक्ष्मी बम का धमाका। हर गली से पटाखों की आवाज ये बता रही थी कि दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। पापा प्लीज कुछ पैसे दे दो। क्यों, क्या चाहिए? पापा मुझे पटाखे चलाने हैं। ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन हाँ, ध्यान से चलाना। थैंक यू पापा। अनुज खुशी खुशी अपने पास की दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल मुझे पटाखे चाहिए। ये लो फुलझड़ी। नहीं, मुझे कोई ऐसा पटाखा दो जो बहुत जोर से आवाज करे। अच्छा, तो ये लो लक्ष्मी बॉम्ब। जब ये चलता है तो कुछ और नहीं सुनाई देता। अनुज बिना देरी किए वो पैकेट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। अरे वाह, क्या धमाका था यार। चल अब फुलझड़ी चलाते हैं। नहीं, अनार चलाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखो परमाणु बम। ये क्या है? ये है लक्ष्मी बम। जब ये चलेगा तो पूरा सेक्टर हिलेगा, अभी देखना। ये कहते हुए उन्होंने पास में बैठे हुए कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया। और चुपचाप जाकर उनके पीछे पटाखों को जला कर आ गए। अब देखना मजा। और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो डॉग्स एकदम से डरकर भाग गए। अब अनुज और उनके दोस्तों को और मजा आने लगा। उन्होंने वहां आसपास घूमने वाले हर जानवर को लक्ष्मी बम की वजह से डराया। सभी जानवर इकट्ठे होकर गुन्नू के पास जाते हैं। दीदी, मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी और अचानक एक बच्चे ने जोर से पटाखा चलाया और मेरे बच्चे एकदम से डर के मारे घोंसले के नीचे गिर गए। और ये बोलकर वो रोने लगी। सभी जानवरों की बात सुनकर गुन्नू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, फिक्र मत करो, कल से वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ये बोलते हुए वो घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही
उसके पीछे से एक धमाका हो जाता है। वैसे ही वो डरते हुए पीछे देखता है। कुछ डॉग्स गुस्से में उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो डर के पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसके ठीक ऊपर एक धमाका होता है। ये सुनकर वो एक घर की तरफ भागता है। तभी गुन्नू और उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, बेटा अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत डर लग रहा है अंकल। बेटा यही हाल उन जानवरों का भी होता है जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों ने पटाखों से डराया होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बेजुबान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको परेशान ना करें। दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाकर किसी को भी परेशान करो। नानी थी। नानी थी। लक्ष्मी बॉम्ब का धमाका। हर गली से पटाखों की आवाज ये बता रही थी कि दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। पापा प्लीज कुछ पैसे दे दो। क्यों, क्या चाहिए? पापा मुझे पटाखे चलाने हैं। ठीक है जाओ ले आओ, लेकिन हाँ ध्यान से चलाना। थैंक यू पापा। अनुज खुशी खुशी अपने पास की दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल मुझे पटाखे चाहिए। ये लो फुलझड़ी। नहीं, मुझे कोई ऐसा पटाखा दो जो बहुत जोर से आवाज करे। अच्छा तो ये लो लक्ष्मी बॉम्ब। जब ये चलता है तो कुछ और नहीं सुनाई देता। अनुज बिना देरी किए वो पैकेट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। अरे वाह, क्या धमाका था यार। चल अब फुलझड़ी चलाते हैं। नहीं नहीं, अनार चलाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखो परमाणु बम। ये क्या है? ये है लक्ष्मी बम। जब ये चलेगा तो पूरा सेक्टर हिलेगा, अभी देखना। ये कहते हुए उन्होंने पास में बैठे हुए कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया। और चुपचाप जाकर उनके पीछे पटाखों को जला कर आ गए। अब देखना मजा। और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो डॉग्स एकदम से डरकर भाग गए। अब अनुज और उनके दोस्तों को और मजा आने लगा। उन्होंने वहां आसपास घूमने वाले हर जानवर को लक्ष्मी बम की वजह से डराया। सभी जानवर इकट्ठे होकर गुन्नू के पास जाते हैं। दीदी, मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी और अचानक एक बच्चे ने जोर से पटाखा चलाया और मेरे बच्चे एकदम से डर के मारे घोंसले के नीचे गिर गए। और ये बोलकर वो रोने लगी। सभी जानवरों की बात सुनकर गुन्नू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, फिक्र मत करो, कल से वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ये बोलते हुए वो घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही उसके पीछे से एक धमाका हो जाता है। वैसे ही वो डरते हुए पीछे देखता है। कुछ डॉग्स गुस्से में उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो डर के पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसके ठीक ऊपर एक धमाका होता है। ये सुनकर वो एक घर की तरफ भागता है। तभी गुन्नू और उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, बेटा अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत डर लग रहा है अंकल। बेटा यही हाल उन जानवरों का भी होता है जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों ने पटाखों से डराया होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बेजुबान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको परेशान ना करें। दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाकर किसी को भी परेशान करो। ये सुनकर अनुज प्रॉमिस करता है कि आज के बाद
वो ऐसा मजाक दोबारा नहीं करेगा। तो बच्चों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हाँ, पटाखे चलाकर किसी को परेशान मत करना। स्टे सेफ। गुन्नू की चिड़िया और स्नेक। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम था गुन्नू। एक दिन उसने अपने घर के गार्डन में एक चिड़िया को गिरे हुए देखा। जब वो उसके पास गई तो वो चिड़िया बोली, गर्मी बहुत है दीदी, प्यास के मारे चक्कर आ गया, थोड़ा पानी मिलेगा? ये सुनकर गुन्नू ने उस चिड़िया को पानी पिलाया और बोला, तुम मेरे घर के गार्डन में अपना घर बना लो, मैं तुम्हारा रोज ध्यान रखूंगी। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई और उसने अपना घोंसला गुन्नू के गार्डन में ही शिफ्ट कर दिया। गुन्नू रोज उस चिड़िया को खाना और पीने के लिए पानी देती। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने 4 अंडे दिए। ये देखकर गुन्नू बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया को बोला, अब यहाँ पर और चिड़िया आ जाएंगी। वाओ! ये बात उसने अपने दादाजी को बताई। गुन्नू की बात सुनकर दादाजी ने उस पेड़ के आसपास बहुत सारे फूल लगवा दिए ताकि नए बच्चे जब आएं तो रंग बिरंगे फूल देखकर खुश हो जाएं। अगले दिन जब गुन्नू स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया रो रही है। जैसे ही गुन्नू चिड़िया के पास गई तो देखा कि घोंसला खाली था और अंडे गायब थे। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीछे से एक सांप आया था, वो मेरे सारे अंडे खा गया। ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गई और दादाजी को सारी बात बताई। उस रात गुन्नू को नींद नहीं आई, ना उस बेचारी चिड़िया को। नेक्स्ट डे गुन्नू जब स्कूल जा रही थी तो उसके दादाजी ने घोंसले की ओर इशारा करते हुए बोला, गुन्नू बेटा, जाकर घोंसले में देखो। जैसे ही गुन्नू ने घोंसला देखा, वहां पर कुछ अंडे पड़े हुए थे और नीचे एक फ्लावर पॉट हैंग किया हुआ था, लेकिन चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। दादाजी ने बोला, अब बेफिक्र होकर स्कूल जाओ और पढ़ाई मन लगाकर करना। जब गुन्नू वापस आई तो उसने देखा कि चिड़िया खुश थी और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने वो फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ था जिसमें एक सांप नजर आ रहा था। चिड़िया ने बोला, दीदी, दादाजी ने वहां पर नकली अंडे रखे थे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक था। जैसे ही वो सांप आया, उसके अंडे खाते ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो नीचे रखे हुए फ्लावर पॉट में गिर गया और बस दादाजी ने सांप को भगा दिया। ये सब सुनकर गुन्नू खुश हो गई। कुछ दिन बाद चिड़िया ने और अंडे दिए और जल्दी ही उनमें छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे आ गए। गुन्नू और चिड़िया रोज उनको खाना खिलाती और इस तरह गुन्नू और चिड़िया दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम। दोस्ती, लालच और आलस। एक घने जंगल में 2 तोते रहते थे, बिंगो और मिट्ठू। वो तोते अक्सर शिकारियों से परेशान रहते थे क्योंकि उनके बच्चों की तलाश शिकारियों को हमेशा रहती थी। इसलिए वो शहर से दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। जिस पेड़ पर वो रहते थे, ठीक उसी के नीचे कुछ चींटियां भी रहती थी जिनकी बिंगो से काफी बनती थी। मिट्ठू अक्सर आलसी बना बैठा रहता था। जो भी बिंगो खाने का सामान लाता, उसी में से वो अपना पेट भर लेता। बिंगो जब भी कोई मीठी चीज लाता, वो अक्सर भोलू चींटी के साथ भी शेयर करता, जिसे देखकर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आता और वो बिंगो को ऐसा करने से मना करता। एक दिन भोलू चींटी ने बिंगो को बताया, तुम्हारे पेड़ पर एक बेल चढ़ रही है जो कि शिकारियों के लिए ऊपर आने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर बिंगो डर गया और उसने ये बात मिट्ठू तोते को बताई। मिट्ठू तोते ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे जोरदार उबासी आई और उसने सोचा, ये तो काम आ गया, अब कौन इसे करेगा? उफ, इस बेल को भी यही पैदा होना था। उसने बिंगो को बोला, अरे बेल तो छोटी सी है,
कल परसों में काट लेंगे। कुछ दिन बाद वो बेल बड़ी हो गई और थोड़ी मोटी भी हो गई। ये देखकर बिंगो ने चींटी की मदद लेनी चाही, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। हार कर बिंगो को फिर से मिट्ठू के पास जाना पड़ा। उसने बोला, वो बेल बड़ी होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। मिट्ठू बोला, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, भला इस घने जंगल में कौन आएगा, और बेल ही तो है, कौन सा किसी ने सीढ़ी लगा दी है। जाओ भाई, मुझे आराम करने दो। बिंगो निराश होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वही बेल इतनी मोटी हो गई कि कोई भी इंसान आराम से उस पर चढ़कर पेड़ पर बने घोंसले तक आ सकता था। जैसे ही भोलू चींटी ने ये सब बिंगो को बताया, बिंगो आखिरी बार मिट्ठू तोते के पास गया और कहा, दोस्त, मुझे यहाँ पर रहने में डर लग रहा है। आओ ये घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर चलते हैं। हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं। मुझे लग रहा है कि शिकारी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सुनकर मिट्ठू बोला, तुम जाओ दोस्त, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनकर बिंगो हार मानकर वो घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लेता है। उस रात अचानक वहां पर एक आदमी आया और उसने पेड़ पर चढ़कर वहां पर जाल बिछा दिया। अगली सुबह बिंगो ने देखा कि उसका दोस्त मिट्ठू और उसके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। दोस्त, मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे आलस की वजह से तुमने अपने बच्चों को भी इस मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, लेकिन वादा करो कि आज के बाद अपना आलस त्याग दोगे। मिट्ठू ने रोते हुए कहा, बिंगो, मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूँगा। मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। बिंगो ने भोलू चींटी को बुलाया और उसने अपने दोस्त की हेल्प करने को बोला। भोलू चींटी ने कहा कि वो अपने दोस्त चिंटू चूहे को बुलाकर सारा जाल कुतरवा सकती है। फिर क्या था, आखिर में बिंगो की दोस्ती काम आई और चिंटू चूहे ने कुछ ही देर में सारा का सारा जाल साफ कर दिया। अब मिट्ठू और उसके बच्चे जाल से बच गए थे। बिना देरी किए मिट्ठू ने अपने बच्चों को बिंगो के पास भेज दिया और अपना घर वहीं पर बना लिया। उसने वादा किया कि आज के बाद वो खुद अपना खाना भी लेकर आएगा और आलस छोड़ देगा। फिर उसने भोलू चिंटी को भी सॉरी बोला और चिंटू चूहे को थैंक यू किया। अब मिट्ठू को कुछ भी मीठा खाने को मिलता, वो भोलू चिंटी को जरूर देता था। शिकारी उस दिन के बाद वहां नजर नहीं आए। शायद वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। इसलिए अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। नानी जी,